हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल रे स्टडीज पर। आज की क्लास में हम वन प्रॉब्लम अ डे की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में कुछ वक्त के लिए रुक गए थे बट अब कंटिन्यूटी रहेगी, आगे बढ़ते हैं। ये चौथी वीडियो है और आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन चूज किया है वो है वन मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 0.55 लीटर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने बोला है कि एक गैस है जो वन मोल है। वन मोल का मतलब आई सपोज आप सबको पता होगा 6.023 into 10 to the power 23 number of molecules. This is called one mole. This number is called one mole. So we have one mole of a gas और ये गैस 0.55 लीटर्स का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कि 0.55 लीटर्स का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। हमें लीटर को अभी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, वो कर लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। और जो टेम्परेचर दे रखा है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन। तो इन्होंने बोला है कि वन मोल ऑफ अ गैस है हमारे पास जो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमसे ये बोला है कि अगर ये गैस रियल गैस है तो फिर आप ये बताओ कि कितना प्रेशर ये गैस एक्सर्ट कर रही होगी, लगा रही होगी। तो बेसिकली हमें प्रेशर निकालना है। अगर हमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आता है तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको P माइनस ए अपॉन में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, टी आपको दे रखा है, बी की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है और वी आपको दे रखा है, पी निकालना है। तो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बट क्योंकि आप सबको पता है कि इस सीरीज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना जस्ट नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस न्यूमेरिकल ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, रियल गैसेस क्या होती हैं, इन चीजों पे चर्चा करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात यहां पर हो रही है कि हमारे पास रियल गैसेस हैं। तो रियल गैस होती क्या है? देखिए, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम शुरुआत करते हैं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं और उस एजम्पशंस में हमारे पास आती है आइडियल गैस। आइडियल गैस में हम ये बात मान के चलते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं वो पॉइंट मासेस हैं, यानी कि उनका जो वॉल्यूम है वो कोई वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, ऐसी एजम्पशन लेके चलते हैं। बट रियल गैसेस में हम ये बात मानते हैं कि जो सारी गैसेस हैं उनका एक फाइनाइट साइज है। और अगर एक फाइनाइट साइज है तो हर साइज के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक गैस का मॉलिक्यूल है, तो इस गैस का मॉलिक्यूल का अगर एक फाइनाइट साइज है तो इसका मतलब इस स्फीयर का एक रेडियस होगा। और अगर रेडियस होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब के हिसाब से इसका एक वॉल्यूम भी होगा। यानी कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वो सब किसी कोई ना कोई वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। ये सब रियल गैसेस में आता है। रियल गैसेस के अंदर आइडियल गैस में हम एक बात और मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम कंसिडर नहीं करते, पर रियल गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर किया जाता है। 1864 में हर्न एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। खैर, इस इंटरेक्शन को मतलब इंट्रोड्यूस किया था। तो जो आइडियल गैस की इक्वेशन है वो इक्वेशन हमें पता है। वो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लूं तो इक्वेशन बन जाती है PV इज इक्वल टू RT। P है जो प्रेशर वो आइडियल गैस एक्सर्ट कर रही है, लगा रही है। V उसका वॉल्यूम। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, R आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं, जो टेम्परेचर हमें दिया गया है वो टेम्परेचर हम यहाँ पे यूज करते हैं। रियल गैसेस में क्योंकि फाइनाइट साइज होता है तो अब हम उस फाइनाइट साइज को कंसिडर करेंगे। और उस फाइनाइट साइज को, फाइनाइट साइज किसका? गैस के मॉलिक्यूल्स का। और गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपको सबके फाइनाइट साइज को कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो हम करेंगे और उस हिसाब से वॉल्यूम में चेंज आएगा और प्रेशर में चेंज आएगा। तो बेसिकली हमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के करेक्शन करने हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में जो प्रेशर और वॉल्यूम आ रहे हैं यहां पर, इसके करेक्शन करने हैं और यही हमारा रियल गैस इक्वेशन को हमें देगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन की। वॉल्यूम करेक्शन, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है V। इस कंटेनर का वॉल्यूम है V। अब इस कंटेनर के अंदर मैं जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स डालता रहूंगा वैसे वैसे हर मॉलिक्यूल के लिए जितना वॉल्यूम अवेलेबल है वो चेंज होता जाएगा। क्योंकि जब आप पहला एक वॉल्यूम डालोगे तो ये पूरा V वॉल्यूम उस एक मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल है टू रोम अराउंड। पर जैसे ही आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल डालोगे तो जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल होगा दूसरे मॉलिक्यूल के लिए वो किसके बराबर होगा?
क्या वो भी उतना ही होगा v, या इससे कुछ कम होगा? कुछ कम होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पिछले वाले मॉलिक्यूल ने भी तो थोड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। उस चीज को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो देखो, कंसिडर करने से पहले लेट सपोज कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है गैस का। इस मॉलिक्यूल का जो रेडियस है वो है r। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल, इसी गैस का कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर के इस मॉलिक्यूल को हिट कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो वो वाला मॉलिक्यूल इसको यहां पर ऐसे हिट करेगा। इससे ज्यादा अंदर ये मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां तो एक दूसरा मॉलिक्यूल है ही पहले से। तो यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कितनी स्पेस है जिसमें वो नहीं आ सकता? कौन सी वो स्पेस है जिसमें वो आ नहीं सकता? और वो स्पेस है यहां से लेकर ये वाली पूरी स्पेस वो है जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल कंप्लीटली नहीं आ सकता। तो इस मॉलिक्यूल, इस ये जो मैंने सर्कल बनाया है बड़ा वाला, जिसके अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस स्फीयर इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन। स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर रहा है किसी दूसरे मॉलिक्यूल को कंप्लीटली अंदर आने के लिए। और इस स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन का जो रेडियस है वो कितना होगा? तो यहां से यहां तक की दूरी है r। इसी तरीके से इस वाले मॉलिक्यूल के लिए भी तो ये रेडियस है r। तो ये जो टोटल दूरी हो गई, ये कितनी हो गई? 2r। और इस टोटल दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय d। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हो, बट दिस d इज इक्वल टू 2r। तो ये जो स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन है, इसका वॉल्यूम कितना है? तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन। ये जो स्फीयर है ऑफ एक्सक्लूजन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Vs से, इसके वॉल्यूम को। एंड दिस Vs इज इक्वल टू 4/3 पाई और रेडियस का स्क्वायर। पर एक्सक्लूजन वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है? d। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट d एंड सॉरी नॉट स्क्वायर, क्यूब। वॉल्यूम क्यूब होता है, L3 इसकी डायमेंशन होती है। तो 4/3 पाई, d की जगह आ जाएगा 2r और इसका क्यूब। तो ये कितना बन गया? 4/3 पाई, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड r क्यूब। अगर मैं इस 8 को बाहर ले आऊं, मतलब आगे ले आऊं, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब। अगर मैं इस चीज पे ध्यान दूं, 4/3 पाई r क्यूब, ये क्या है? जो मेरे पास मॉलिक्यूल है उसका रेडियस तो r है। तो इस मॉलिक्यूल का, चाहे ये वाला मॉलिक्यूल ले लो चाहे ये वाला मॉलिक्यूल ले लो, क्योंकि दोनों का रेडियस r है, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, सेम गैस के हैं। इसके वॉल्यूम को हम दिखाते हैं Vm से, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसका फॉर्मूला कितना होगा? 4/3 पाई और जो भी इस मॉलिक्यूल का रेडियस है विच इज r, यानी कि r क्यूब। और वही चीज यहां पर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 Vm, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। ये रिलेशन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आएगा, इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देखो, तो हमें स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन का वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस कंटेनर के अंदर एक एक करके मॉलिक्यूल डालना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर एक मॉलिक्यूल डाला है, सिर्फ वन मॉलिक्यूल। तो उस एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी स्पेस है टू रोम अराउंड? तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर वन मॉलिक्यूल, वो तो पूरा का पूरा V है, कंप्लीट वॉल्यूम अवेलेबल है, वो कहीं भी घूम सकता है इस पूरे के अंदर। पर जब मैंने एक मॉलिक्यूल डाल दिया, उसके बाद अब जब मैं दूसरा मॉलिक्यूल डालूंगा, तो इस दूसरे मॉलिक्यूल के लिए इसका जो स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन है उतना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्लीटली इसके अंदर नहीं आ सकता दूसरा मॉलिक्यूल। ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल कोलाइड करते टाइम भी इतने हिस्से के अंदर नहीं आ सकता। तो इस दूसरे मॉलिक्यूल के लिए इस पूरे वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होगा, चाहे ये वाला पोर्शन कहीं भी हो, है ना। तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल विल बी V माइनस Vs। और इसी हिसाब से वॉल्यूम अवेलेबल फॉर थर्ड मॉलिक्यूल कितना होगा? V माइनस 2Vs। इसी तरीके से फॉर nth मॉलिक्यूल, आप बाय इंडक्शन इसको समझ सकते हो, बाय nth वॉल्यूम अवेलेबल टू द nth मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू व्हाट? V माइनस
n-1, क्योंकि जब मैं तीसरे की बात करता हूं तो यहां 2 आता है, जब मैं दूसरे की बात करता हूं तो यहां 1 है, जब मैं पहले की बात कर रहा हूं तो यहां है ही नहीं, यानी कि 0 है, यानी v माइनस 0 vs। तो उस हिसाब से ये है, एंड हियर वी हैव vs, v माइनस n-1 vs। सो दिस इज द वॉल्यूम अवेलेबल टू द nth मॉलिक्यूल। अब अगर मैं बोलूं कि इस गैस के अंदर मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल दिए, कितने मॉलिक्यूल डाल दिए? टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाल दिए, तो हर एक मॉलिक्यूल के पास ऑन एन एवरेज कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? अब इसकी बात करते हैं। वॉल्यूम, या ऐसे कह लो एवरेज वॉल्यूम अवेलेबल, अवेलेबल टू ईच मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल के लिए कितना ऑन एन एवरेज वॉल्यूम अवेलेबल है टू रोम अराउंड, तो वो किसके बराबर होगा? इस वॉल्यूम को, वॉल्यूम एवरेज, एवरेज के लिए आप बार लगाते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में आप इस तरह की चीज लगाते हो, बट दैट इज डिफरेंट। आगे, तो यहां पर आप बार लगाते हो एवरेज वॉल्यूम, और ये कौन सा वॉल्यूम है याद रखना, ये हर मॉलिक्यूल के पास ऑन एन एवरेज कितना वॉल्यूम अवेलेबल है हर मॉलिक्यूल के पास टू रोम अराउंड, दिस इज दैट वॉल्यूम। सो इट इज इक्वल टू, अब एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, ये जितने भी वॉल्यूम्स, पहले के लिए इतना अवेलेबल है, दूसरे के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना, ऐसी nth के लिए इतना, इन सब का सम कर दो, डिवाइडेड बाय ये जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो, यानी कि n है तो n से डिवाइड कर दो। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ v माइनस v, v माइनस, लेट सपोज इसकी गिनती शुरू होती है i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो पहले यहां पर 1 आएगा, 1 माइनस 1 टाइम्स vs। जब आप यहां पर 2 लिखोगे अगला प्लस लगा करके, तो यहां 2 आ जाएगा, फिर अगला यहां 3 आ जाएगा, अगला 4 आ जाएगा, यानी i की वैल्यू आ रही है, और इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे? n से। याद रखना ये वाली चीज क्या है, इन सब का सम, और ये नीचे है डिवाइडेड बाय टोटल जितने हैं उससे डिवाइड कर दिया। अब आगे इस 1/n को मैं अलग से लिख रहा हूं, 1/n, और इस समेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आंसर आएगा? अगर मैं इस समेशन को सॉल्व करने जाऊं, पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद करूंगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक v माइनस i माइनस 1 टाइम्स vs। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूं और फिगर भी मिटा रहा हूं। समेशन का मतलब क्या होगा? देखो, समेशन का मतलब ये होगा कि पहले मुझे यहाँ 1 डालना है, अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स वी एस 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? सिर्फ v, तो यानी कि v, उसके बाद प्लस, फिर अगली टर्म यहां पर क्या आएगा? 2, 2 माइनस 1 इज व्हाट? 1, vs कितना आ गया? v माइनस vs, माइनस vs। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पर, इससे बढ़िया एक काम और कर सकते हैं, ये v तो कांस्टेंट है, इसको अलग कर लेते हैं, सिर्फ इतने पार्ट पे करते हैं ना कैलकुलेशन, क्योंकि बार बार मुझे v लिखना पड़ेगा, इससे बढ़िया मैं इतने पार्ट पे कर देता हूं, समेशन इतने हिस्से का निकालूं तो क्या आएगा? समेशन ऑफ i माइनस 1 टाइम्स vs। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यहां पर i की वैल्यू 1 से लेके अंत तक जाएगी, i की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 टाइम्स vs विल बी 0, फिर प्लस, फिर i की जगह 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 टाइम्स vs विल बी vs, फिर प्लस i की जगह 3, 3 माइनस 1 इज 2, 2 टाइम्स vs, और ये इस तरीके से चलता रहेगा, और लास्ट क्या होगा इसका? n, जब आप n डालोगे तो n माइनस 1 vs, n माइनस 1 vs। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका कॉमन डिफरेंस है vs माइनस 0 यानी कि vs। और एपी को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या था? n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। n जितने भी टर्म्स हैं एपी में, a फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, और d इज द कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं यहां पर सम निकालूं, क्योंकि हमें सम निकालना है, v तो अलग है, तो कितना आएगा? This will be equal to n by 2, n here is capital N, तो capital N by 2 twice of a is 0, plus n minus 1 d is what? vs minus 0 is vs, so this is d, 2 times 0 is 0, और ये आ गया n by 2 n minus 1 vs। तो ये मेरे पास सम आ गया इस हिस्से का, और जब
मैं इस वैल्यूज को यहां पर डालूंगा तो ये नीचे वाला n इस वाले n को काट देगा, है ना। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा? हमारे पास फाइनल आंसर आएगा एवरेज वॉल्यूम इज इक्वल टू v माइनस n से n गया n माइनस वन बाय टू vs, है ना। अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि कैपिटल N की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी वैल्यू में से अगर मैं सिर्फ एक वन माइनस कर भी दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई कैन नेग्लेक्ट इट। सो फॉर लार्ज एन ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो एवरेज वॉल्यूम, याद रखना ये चीज एवरेज वॉल्यूम है जो हर मॉलिक्यूल के पास अवेलेबल है। ये वो वॉल्यूम है जो ऑन एन एवरेज सभी मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल है उस कंटेनर के। तो V माइनस ये माइनस वन तो नेग्लेक्ट हो गया, दिस इज जस्ट n बाय टू VS। अब इस VS की जगह मैं क्या डाल सकता हूं? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज लिखी थी, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि VS इज इक्वल टू 8 टाइम्स VM, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो ये वैल्यू मैं यहां पर प्लग इन कर देता हूं, तो ये आया मेरे पास V माइनस n और VS की जगह आ जाएगा 8 टाइम्स VM डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये 4 टाइम्स पे चला जाएगा, तो फाइनल बचा मेरे पास V माइनस 4 टाइम्स NVM, and this NVM is the molecular volume of 1 mole of the gas। ये molecular volume है 1 मोल गैस का, and this is what we represent it by small b, and this small b is called co-volume। co-volume तो हमारे पास फाइनली जो एवरेज वॉल्यूम है, हर मॉलिक्यूल के पास जितना वॉल्यूम अवेलेबल है वो कितना है ऑन एन एवरेज, वो आया मेरे पास कैपिटल V माइनस 4B, 4B, राइट, नॉट जस्ट 4B। एक काम करते हैं, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला लिखा था तो हम इस 4 को नहीं लिख रहे थे, तो एक काम करते हैं, जब आप को वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं उसमें n नंबर है, 4 भी तो नंबर है, एक काम करो 4 को भी इसी में डाल दो, 4 को भी इसी में डाल देते हैं, तो ये पूरी चीज हो गई B। तो 4 को भी इसी में डाल दिया, 4 इंक्लूड करके जो आया दैट इज B, एंड दिस इज कॉल्ड को वॉल्यूम। और इस तरीके से हमने रियल गैस में जो वॉल्यूम टर्म थी उसको करेक्ट कर लिया। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, उसमें जो वॉल्यूम है वो हमने करेक्ट कर लिया कि भाई V वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है सब मॉलिक्यूल के पास, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास एक फाइनाइट साइज है, तो कितना वॉल्यूम अवेलेबल है हर मॉलिक्यूल के पास टू रोम अराउंड, वो है ये, एंड विच इज V माइनस बी। तो हम यहां V नहीं लिखेंगे, V माइनस B लिखेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास बन के आई। अब हम करेंगे प्रेशर का करेक्शन, और प्रेशर का करेक्शन करने के बाद जो हमें फाइनली एक्सप्रेशन मिलेगी उस एक्सप्रेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब करते हैं प्रेशर का करेक्शन। प्रेशर करेक्शन टर्म करने के लिए थोड़ा सा कोहेसिव नेचर पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं पहले, प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर का करेक्शन करने के लिए आप एक बात समझिए, पहली बात तो आपको कोहेसिव और एडहेसिव पता होगा। कोहेसिव फोर्सेस वो होती हैं जो सेम टाइप के बीच में लगती हैं, एडहेसिव जो डिफरेंट टाइप्स के बीच में लगती हैं। जैसे फेविकॉल, इट इज एडहेसिव। आप फेविकॉल दीवार पे लगाते हो, फिर दीवार पे जब फेविकॉल लगा लेते हो, उस फेविकॉल के ऊपर पेपर चिपकाते हो। आप दीवार पे पेपर नहीं चिपकाते हो, आप पेपर को फेविकॉल पे चिपकाते हो और फेविकॉल को दीवार पे चिपकाते हो, बिकॉज एडहेसिव फोर्स है वहां पर। कोहेसिव फोर्स होती है जब मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल बीच में है उस पे तो सब जगह से बराबर फोर्स लग रही है, सारे मॉलिक्यूल उस पे इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं वो बराबर लगा रहे हैं। पर जो मॉलिक्यूल इधर है बाउंड्री पर, उस मॉलिक्यूल के पास एक टोटल इस तरफ तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, तो उसके पास टोटल इनवर्ट फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है जो पीछे के मॉलिक्यूल्स उस पे लगा रहे हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल जाकर के वॉल पे हिट करेगा
तो वॉल पे हिट करने के लिए जब हमने आइडियल गैस की बात करी थी, परफेक्ट गैस की बात करी थी, तब हमें यह बात पता है कि परफेक्ट गैस के अंदर जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के पास, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। बट रियल गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी तो होती है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो उस वजह से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल इधर जा रहा है और बिल्कुल बाउंड्री का जो मॉलिक्यूल है, वो जब जाकर के वॉल पे हिट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उस मॉलिक्यूल के पीछे वाली जो लेयर है वो उसके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो यानी कि वो कम काइनेटिक एनर्जी से जाकर के हिट करेगा, मोमेंटम का ट्रांसफर भी कम होगा, तो जो फोर्स लग रही है वो कम होगी, और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम प्रेशर बोलते हैं। तो बेसिकली प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड प्रेशर। दिस इज व्हाट वी कॉल रिड्यूस्ड प्रेशर, एंड वी रिप्रेजेंट रिड्यूस्ड प्रेशर एज डेल्टा पी। तो जो मेरे पास टोटल प्रेशर आएगा वो होगा P प्लस डेल्टा P। हियर दिस डेल्टा P इज द रिड्यूस्ड प्रेशर। ऑलराइट, अब ये डेल्टा P की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमने ये देखा कि ये जो डेल्टा P है, ये जो रिड्यूस्ड प्रेशर है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? जितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जाकर के वॉल को हिट कर रहे हैं, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा प्रेशर में कमी आएगी, क्योंकि उसके पीछे वाली लेयर में उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उनको खींच रहे होंगे, तो उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डेल्टा पी है, ये प्रोपोर्शनल होता है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट वी हैव, एंड प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएं, तो ये बनेगा n स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। पर क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाई है तो यहां पर एक कांस्टेंट भी आएगा, वी रिप्रेजेंटेड बाय a प्राइम। और इस पूरी चीज को, ये पूरी चीज तो बेसिकली नंबर है, और इस पूरे नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंपली a। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज a। तो मैं लिख देता हूं यहां पर a बेसिकली क्या है, a प्राइम n स्क्वायर। तो हमारे पास डेल्टा p की वैल्यू कितनी बनी? डेल्टा p की फाइनल वैल्यू बनी हमारे पास a अपॉन में v स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज डेल्टा p। तो फाइनल प्रेशर कितना बना बेटा? p प्लस डेल्टा p की जगह a अपॉन में v स्क्वायर। तो ये हो गया प्रेशर का करेक्शन। हमने वॉल्यूम का करेक्शन किया था अभी थोड़ी देर पहले, और वॉल्यूम के करेक्शन को हमने कितना लिखा था? वॉल्यूम के करेक्शन को हमने लिखा V माइनस बी, और B किसके बराबर था? 4n, राइट, 4n Vm। Vm इज व्हाट? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। n जब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी चीज क्या बनेगी? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। तो ये टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम की करेक्शन थी। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन बनी रियल गैस की, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू RT, अगेन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। प्रेशर का कनेक्शन कर दिया P प्लस A अपॉन में V स्क्वायर, वॉल्यूम का करेक्शन कर दिया V अपॉन में B, और जो फाइनल आंसर आया वो आया RT। तो ये इज इक्वल टू RT। This equation is called real gas equation, and this equation is what we wanted to solve this numerical. Okay. अब हम इसमें वैल्यूज डाल करके आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो आप इसमें P की वैल्यू निकालना चाहो, लेट सपोज, तो P इज इक्वल टू व्हाट? पहले तो V माइनस बी उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा RT अपॉन में V माइनस बी। उसके बाद A बाई वी स्क्वायर यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस A अपॉन में V स्क्वायर। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम इधर प्रेशर, और कुछ ऐसे करके इसका ग्राफ बनेगा। अगर आप खाली इस वाले पार्ट को लोगे तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे, और अगर इस वाले पार्ट को लोगे तो उसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। दोनों को सम करोगे तो आपको ये बीच वाली लाइन मिलेगी, पर ये बहुत डिटेल से हमें अभी इसमें नहीं जाना। फाइनल आंसर यहां से मिलेगा। आर की जगह पर आर की वैल्यू पुट कर दोगे 8.314, टेम्परेचर की जगह 273, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है यहां पर? 0.55 लीटर। 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है 10 की पावर 3 मीटर क्यूब, है ना? 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर कितना होगा? 1 लीटर होगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो हमारे पास है वॉल्यूम 0.55, तो वॉल्यूम है 0.55 लीटर, और लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -3
से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस ए दे रखा है हमें 43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, सॉरी यहां पर बी भी तो माइनस होगा अभी, माइनस बी है 43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये तो हो गई पहली वाली टर्म, ये वाली आर टी बाई वी माइनस बी, फिर इसमें से माइनस होगा ए बाई वी स्क्वायर, ए की वैल्यू है 0.37 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, और वी अगेन ये रहा 0.55 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और इसका स्क्वायर। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यहां से ये वाला पार्ट कॉमन निकाल लेना और फाइनल आंसर निकालना। लेट्स सी कि आप करते हैं कि नहीं। अगर आप कर पाएंगे तो प्लीज कमेंट में लिखना इसका आंसर। आप लिखते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटरेक्शन मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। नेक्स्ट वीडियो अगेन किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर हो सकती है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।